एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को दोहराया है कि हम पहले नोटिफाई करेंगे, पहले छटनी करेंगे, देखेंगे पहले, उसके बाद आपको वोटिंग लिस्ट से, वोटर लिस्ट से आपको बाहर करेंगे और उसके बाद आपको डिटेंशन सेंटर भेजकर आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह का बयान अमित शाह ने दोबारा दोहराया है। और यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया फुल एक्शन मोड में है। घुसपैठियों की अब एक नहीं चलने वाली। योगी ने एसआईआर की स्कैनिंग में घुसपैठियों को ठीक वैसे ही बॉर्डर पार करने की बात कही जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर लाउड एंड क्लियर है। उत्तर प्रदेश के हर जिले का प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे, नियमानुसार उनके खिलाफ एक्शन शुरू करे। घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। यानी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे। एक एक घुसपैठिए की पहचान कर उनका जिला निकाला किया जाएगा। ड्राफ्ट यादी में 8 तारीख को प्रसिद्ध होने वाली ड्राफ्ट यादी में अगर हमारा नाम नहीं है तो फिर हमको वापस उसे लाइनों में लगना पड़ेगा और कचेरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि मैन्युअली फॉर्म को भरा जाए, शिक्षित लोगों से सलाह मशवरा करके भरा जाए और हाथ से भरा हुआ फॉर्म दिया जाए, बगैर किसी की बातों में आए। सही करके हमको फॉर्म नहीं देना है, पूरी विगत भर के ही देना है। और पूरा मुद्दा वो इसी मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपनी राजनीति का जो है वो ये एक एजेंडा बनाते हुए ये मुद्दा बना के चुनाव को इसमें लड़ना चाहते हैं। और उसके लिए पश्चिम बंगाल को टारगेट करने के लिए इन्होंने पूरे गुजरात को जो और पूरे राजस्थान यानी 12 राज्यों को, पश्चिम बंगाल छोड़ के 11 राज्यों को इन्होंने जो है ये समझो कि परेशानियों के दलदल में धकेलने का ये लोग ने काम किया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है 12 राज्यों में, उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें राजस्थान है, गुजरात भी है, कई सारे राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में तकरीबन आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। दिसंबर के अंदर 7 दिसंबर का कहा जाता है कि लिस्ट आएगी और उसके बाद भी लोगों को मौके तो दिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक और बयान आया है जो हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या वो सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित बयान है या फिर क्या वो बयान वाकई में आप लोगों को खबरदार करने के लिए है, जिसमें एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को दोहराया है कि हम पहले नोटिफाई करेंगे, पहले छटनी करेंगे, देखेंगे पहले, उसके बाद आपको वोटिंग लिस्ट से, वोटर लिस्ट से आपको बाहर करेंगे और उसके बाद आपको डिटेंशन सेंटर भेजकर आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह का बयान अमित शाह ने दोबारा दोहराया है। क्या कुछ है इस मामले के अंदर? क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या वाकई में एसआईआर एनआरसी है? ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ हद तक ये चीजें सही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बात की बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब हैं, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया का एक लंबा इनका तजर्बा रहा है, 3 बार खुद विधायक भी रहे हैं। और खास बात यह कि जो मोदी और अमित शाह का जो गृह राज्य है गुजरात, वहां से आते हैं, काफी सुलझे हुए नेता हैं और काफी करीबी से ये जो वोटर लिस्ट का खेल होता है, वोटरों का खेल होता है, किस तरीके से एक जगह से 5000 वोट हटा देना, दूसरी तरफ डाल देना, मोदी शाह की इस राजनीति को ग्यासु भाई आपने बहुत करीब से देखा है। और अमित शाह का जो बयान आया है और एसआईआर की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? अमित शाह जी का जो बयान आया है
वो मैं मानता हूं कि राजनीति से प्रेरित है, और वो इस एसआईआर के बहाने जिस तरीके से इन्होंने बिहार में एसआईआर किया, और वहां पे बहुत सब मतदाताओं के नाम जो सेक्युलर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनके नामों को दूर करने का उन्होंने वहां पे काम किया, और एक संख्या के मुताबिक लगभग 14 लाख से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का नाम वहां पे कटा, और कई दलित और कई पछात लोगों का जो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थक थे, उनका नाम को भी वहां से काटा गया। अब उसी पैटर्न पे ये लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका निशाना पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है, बिल्कुल, जहाँ चुनाव आने वाले हैं कुछ ही जहां महीनों में। पे अब बस 4-6 महीने में वहां पे चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल। और पूरा मुद्दा वो इसी मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपनी राजनीति का जो है, वो ये एक एजेंडा बनाते हुए ये मुद्दा बना के चुनाव को इसमें लड़ना चाहते हैं। और उसके लिए पश्चिम बंगाल को टारगेट करने के लिए इन्होंने पूरे गुजरात को जो, और पूरे राजस्थान यानी 12 राज्यों को, पश्चिम बंगाल छोड़ के 11 राज्यों को इन्होंने जो है, ये समझो कि परेशानियों के दलदल में धकेलने का ये लोग ने काम किया है। और अब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इनको भी पता है कि गुजरात में, दूसरे 12 राज्यों में कहीं पर भी ये परेशानी नहीं, एक भी विदेशी नागरिक वहां से जो है बिहार से नहीं मिला। इन्होंने खुद ने बाद में कहा कि वहां पे कोई भी विदेशी नहीं पाया गया, लेकिन जो लोग अपने फॉर्म सबमिट नहीं करा पाए थे, कमजोरी उनकी ये रही कि वो पूरे पुरावे नहीं दे पाए थे, तो उसको बिना पे उनके नाम कट कर दिए। अब उनके नाम वापस शामिल भी हो जाएंगे, क्योंकि वो विदेशी तो है नहीं। बिल्कुल। चुनाव हो गया, राजनीति कर ली, चुनाव जीत लिया है शहर के मुद्दे के नाम पे इन्होंने बिहार का। अब आपको मैं कहूं कि उस मुद्दे को लेकर के ये लोग अब पश्चिम बंगाल में इसी चीज को मुद्दा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए ये सब जो है, रोज नया बयान अमित शाह भी दे रहे हैं, और दूसरा बयान आप देखो तो योगी जी ने भी दिया है बयान कि हम भी हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हर उत्तर प्रदेश हर डिस्ट्रिक्ट में हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। यानी आप सोचो कि ये पूरा का पूरा बोल कहीं रहे, उनको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कोई बाहरी नहीं है, लेकिन सभी के सभी इस मामले को, इस मुद्दे को तूल देने के लिए पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये यानी बयान सिर्फ अब दे रहे हैं। हिंदू समाज को उकसाने के लिए, हिंदू समाज को सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग। आप तो देख रहे हैं, पिछले 14 सालों से जिस तरीके से देश में ये शासन ये चल रहा है, तो इनके पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम पे और योगी मोदी मॉडल के नाम पर ही अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया है हमेशा, और हमेशा लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है इन्होंने। बिल्कुल। आप नोटबंदी ले लो, आप अभी ये एसआईआर वाला मामला ले लो, हर बात, हर बारे में इन्होंने देश को सिर्फ लाइनों में लगवाया है, और निर्दोषों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप देखो कितने से बीएलओ ने अपनी जान गंवाई है। नोटबंदी में कई बैंक कर्मियों की जानें चली गई, बीएलओ की जानें जा रही है। बीएलओ की जाने जा रही है कि इतना बर्डन, इतनी उनपे धाक धमकी है। तुमको करना था, उनको पूरा वक्त तो दो कि भाई वो, ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके। लेकिन ये सरकार पूरी की पूरी उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार कर दिया है। पूरा काम जो ये है सरकारी अमले से ही लेती है। ये जो टीचर है, इनको प्रधानमंत्री की सभा हो, गृह मंत्री की सभा हो, उसमें पब्लिक लाने का काम भी इनको ही करना है, कॉर्पोरेशन के कर्मचारी को करना है, सफाई कर्मचारियों को करना है, आंगनवाड़ी बहनों को करना है, होमगार्ड्स को करना है, होमगार्ड्स को करना है, पुलिस को करना है कि अपने वहां से सभी जगह पुलिस को टारगेट दिया जाता है कि आपको 5-5 हर पुलिस स्टेशन से 5-5 जो है लग्जरी गाड़ी भर के भेजनी है। तो यानी इतना बोझ शिक्षकों पे बढ़ गया है कि वो इनके चुनावी रैलियों में जाएं, इनके कार्यक्रमों को सफल बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं, या कि वो ये जो चुनाव की प्रक्रिया जो आई है शायद उसमें काम करें। यानी उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। आदमी आत्महत्या का जो पगला जो लेता है कभी भी, जब उसके तो बहुत आखिर में जब वो बहुत परेशान हो जाता है, लाइलाज, तो उसके बाद ये आदमी ये और स्टेप कई ले लेता है। बीएलओ ने तो ये भी कहा है कि हम जो चुनाव आयोग का जो प्रेशर है उस वजह से हम बोले आत्महत्या कर रहे हैं। कई ने ये सुसाइड नोट भी लिखा है कई। ये आनंद फानंद में जल्दी से जल्दी करके प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, ताकि कोई सुप्रीम कोर्ट से किसी कोई दूसरी परेशानी सामने खड़ी ना आ जाए, खड़ी ना हो जाए,
तो जो इनको पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु मुद्दा बनाना है, वो मुद्दा बनाने से रह ना जाए। तो क्या बीएलओ पर कुछ गलत करने का भी प्रेशर रहता होगा कि जैसे तैसा फॉर्म ले लो, साइन करे बिना या करके, जैसे भी करके दे दो आप, इस तरह का अभी भी कुछ रहता होगा? ये आनंद फानंद में आज ही गुजरात के सुप्रसिद्ध अखबार गुजरात समाचार की आप मैटर पढ़ लो, उसमें ये कहा गया है कि ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है एसआईआर का, इसको जल्द पूरा करने के लिए सिर्फ सही लेके भी अगर कोई फॉर्म देता है तो वो ले लो। इतनी जल्दी क्या है? सिर्फ सिग्नेचर करके दे दो बस। हाँ, ये यानी देश के ये गुजरात के सबसे बड़े अखबार ने इस चीज को लिखी है, और हमारे पास भी रिपोर्ट आया कि हमारी दरियापुर विधानसभा में भी जो इलेक्शन अधिकारी है उसने कई बीएलओ को ये कहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी लोगों के ले लो। तो फिर इस एसआईआर प्रक्रिया का मतलब क्या रहेगा? हाँ, इतना गंभीर होगा ये, मामला है, बिल्कुल। जब होगा ये कि आपने फॉर्म साइन करके दे दिया, लेकिन 8 तारीख के बाद आपको जो है अपने एविडेंस, अपने पुरावे देने पड़ेंगे नागरिकता के या जो भी डॉक्यूमेंट्स में मांगे गए हैं, तो उस वक्त में बहुत लोगों को लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ेगा, फिर वही दुश्वारी, फिर सी दिक्कत। तो इस बारे में ये पूरा का पूरा इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें हमको नहीं फंसना है। हमको, मैं अपील करता हूं गुजरात से लेके पूरे भारत में जहां कहीं पर भी चल रहा है, हमको हमारा पूरा फॉर्म जो है वो सही तरीके से भरना है, पूरी विगत के साथ भरना है, शिक्षित पढ़े हुए समझदार लोगों को फॉर्म को बताना है और फिर सबमिट करना है, क्योंकि अभी भी 4 तारीख तक इस फॉर्म को स्वीकारा जाएगा। बिल्कुल। दूसरा कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, अभी इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं कह रहा था, लेकिन कल से वो भी कह रहा है कि ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अब तो जो है टेक्नोलॉजी और सिस्टम इतनी आसान हो गई है, और बच्चे मोबाइल को खिलौने की तरह खेलते हैं। लेकिन जैसे मैं आपके बीच में रुकूंगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया की एक परेशानी यह आ रही है, मैंने खुद ने भी ऑनलाइन करने का ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाया मैं। आप जब बीएलओ को खुद अपने हाथ से फॉर्म भर कर दें वो ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि ऑनलाइन का ये है कि आपके आधार कार्ड के अंदर या आपके इलेक्शन कार्ड के अंदर, जैसे ज्यादातर मुस्लिम नाम में रहता है कि अब्दुल रज्जाक में कई एल लिखते हैं, कई अब्दुल रज्जाक में आर लिखते हैं, वो एल और आर का अगर परेशानी है तो वो फॉर्म आगे जा ही नहीं रहा है ऑनलाइन। तो इससे अच्छा बेहतर ये है लोगों को कि ऑनलाइन की जगह पर आप बीएलओ से मिलकर ही तमाम चीजें करें। मैं ये कहना चाह रहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे, क्योंकि आपको खुद को अनुभव हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हम तो लोगों से यही कहते हैं कि मैन्युअली हाथ से ही फॉर्म भरना है, समझाना है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत सब ज्यादातर लोगों ने गुजरात में फॉर्म भर लिए, तो मैं उन सभी तंजीमों से, संस्थाओं से, सामाजिक संगठनों से, जमातों से और रिटायर अधिकारियों से अपील करता हूं कि अगर आपने अपना फॉर्म भर लिया है तो आप कम से कम अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में 5-10 फैमिली के भी अगर आप फॉर्म भर के दे देंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी ये खिदमत होगी, और लोगों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, उसकी संख्या घट जाती है। तो लोगों को ये काम, ऐसा काम है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी भी, उसके कार्यकर्ता भी इस पर कम पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये काम सामूहिक काम है, और हम हमारी समाजी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम, क्योंकि आज देखो आप बड़े बड़े उलमा इकराम भी इसके बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल। मेंबरों से भी बात हो रही है कि भाई एसआईआर के फॉर्म भरें, भरवाएं और सही तरीके से भरें। तो आज जो ये नया मसला ये आया है कि आप साइन करके फॉर्म दे दो, इस पे मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि हमको फॉर्म भर के और पूरी विगत के साथ ही देना है, और एतराफ में जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है उसको बता करके फॉर्म हमको देना है, और रिसीविंग कॉपी लेनी है, दूसरे फॉर्म पे हाँ, सिग्नेचर करवा कर। दूसरे फॉर्म पे सही करवा के, सिग्नेचर करवा के उसकी रिसीविंग कॉपी भी हमको लेनी है। मैं मानता हूं कि अभी 10 दिन काफी है, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ज्यादातर काम जो 60-70% करीब जो है काम ये पूर्ण होने आए। शाम रात को जब इसके अंक आएंगे, जब हाँ, पता क्योंकि चल 21-22 जाएगा। को आज भी जो कैंप लगे थे, जहां जहां वोट देने जाते थे उस बूथ पर आज भी कैंप लगे हुए थे, तो कैसा रहा उसका 21-22 तारीख का जो रहा, कैसा लोगों का रहा? ये रुझान जो उस तरीके आज से? के जो 2 दिन के जो कैंप रहे, ये बहुत बेहतरीन रहे। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कई बूथों पे तो, सभी बूथों पे ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव चल रहा है। लोगों ने इस चीज को सीरियस लिया है, गंभीरता से लिया है, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि गुजरात में तो कोई विदेशी वाला मामला है ही नहीं, बिल्कुल। ये बातें जो सरहदी राज्य में होती है, तो हमारे यहाँ तो ये मामला कोई है नहीं। तो लोग ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी भी हमारा वक्त है, हम इलेक्शन कमीशन के पास फिर से हम लोग मंगल के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाएंगे और जाके कहेंगे कि बीएलओ शिक्षक बहुत परेशान है, उनको भी थोड़ी राहत मिले और ये काम आसानी के साथ हो। इसलिए आपको अगला शनिचर इतवार जो है 4 तारीख के पहले जो लास्ट सैटरडे और संडे आ रहा है, उसमें भी तमाम मतदान मथक पर बीएलओ को आपको भेजना चाहिए, और अगले हफ्ते भी इन फॉर्म को जो है स्वीकार करना चाहिए, ताकि बहुत आसानी के साथ इस मामले को हम सुलझा सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात का जो मामला है
वो 4 तारीख तक लोग अपने पूरा फॉर्म भर देंगे, इस तरीके का उत्साह है। और 8 तारीख की जो यादी प्रसिद्ध होगी, तो अगर सही फॉर्म भरा होगा तो फिर हमको कोई परेशानी नहीं रहेगी, हमारा उसमें रहेगा। और अगर उस ड्राफ्ट यादी में 8 तारीख को प्रसिद्ध होने वाली ड्राफ्ट यादी में अगर हमारा नाम नहीं है, तो फिर हमको वापिस उसे लाइनों में लगना पड़ेगा और कचेरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि मैन्युअली फॉर्म को भरा जाए, शिक्षित लोगों से सलाह मशवरा करके भरा जाए और हाथ से भरा हुआ फॉर्म दिया जाए, बगैर किसी की बातों में आए। सही करके हमको फॉर्म नहीं देना है, पूरी विगत भर के ही देना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। इसके साथ में क्या और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे जनता को, क्योंकि आखिर एक हफ्ता मान लीजिए बचा हुआ है एक तरह से? बिल्कुल, ये आखिरी हफ्ता बचा हुआ है, कोई इसमें पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। जो अमित शाह और योगी ये अपनी राजनीति चला रहे हैं, ये डरा रहे, डंडा कहीं और पछाड़ रहे हैं, डरा कहीं और रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला आप देश लाइव में लिख के ले लो कि पूरा का पूरा मामला, और ये मुद्दे पे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव भाजपा ने और आरएसएस ने लड़ने का पैतरा बना लिया है। उसी पैतरे का ये हिस्सा है कि देश के लोगों को लाइनों में लगाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। शुक्रिया, आपने भी मौका दिया और लोगों तक एक बात पहुंचेगी। और देश लाइव हमेशा जन जागृति का प्रयास करता है, इसलिए मैं देश लाइव का, आपका सहल कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि हर वक्त आपने हमेशा सही दिशा, सही सजेशन, सही सलाह और मशवरा देने की हमेशा कोशिश की है। और आपकी चैनल को लोग लाइक भी करते हैं और लोग समझते भी हैं कि बात में गंभीरता है। तो मैं मानता हूं कि इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ 4 तारीख तक हम हमारे फॉर्म भर देंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।